हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र सिंह अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। आपको पता है कि अनअकैडमी है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे जिनके मार्गदर्शन में आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हो। यहाँ मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। आई एम एन इंजीनियर अपीयर्ड फॉर RS मेंस इन 2018। आई हैव 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस एज ए GS फैकल्टी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और आपको मेरा प्रोमो कोड SPJSR है वो यूज करना है। किसके लिए? फ्री प्लान को अनलॉक करने के लिए। जैसे आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर ली, फिर यहाँ आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर, फिर RPSC गोल, फिर आपको फ्री लाइव क्लासेज SPJSR मेरा प्रोमो कोड, जिससे आपका फ्री प्लान है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अनअकैडमी पे आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, यहाँ आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेगी, लाइव टेस्ट और क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज और अनलिमिटेड एक्सेस। तो ये सारे बेनिफिट्स है वो आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगे। तो अनअकैडमी पे जो फ्री और प्लस कोर्सेज है उनमें आपको पता ही है डिफरेंसेस क्या है। लिमिटेड PDF मिले, सिलेबस कवर होगा, जबकि यहाँ कंप्लीट सिलेबस। फ्री क्लासेज में आपको लिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, प्लस पे आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, फ्री में आपकी लिमिटेड PDF नोट्स, प्लस पे आपके अनलिमिटेड PDF और नोट्स मिलेंगे। जबकि प्लस पे जो फ्री है वहाँ डाउट क्लियरिंग सेशंस रेगुलरली नहीं होंगे, जबकि प्लस पे आपके रेगुलरली डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाएंगे। जो प्लस फीचर्स है आपको पता ही है, यहाँ जो फेवरेट आपके जो एजुकेटर है वो पढ़ाएंगे, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलरली आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो एग्जाम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाएगी, फ्री टेस्ट सीरीज होगी और वीकली आपको फ्री मॉक टेस्ट है वो मिलेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको अनअकैडमी ऐप पर जो प्लस फीचर्स है उसके ऊपर मिलेंगे। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो रीट की एवरी संडे को आपको टेस्ट सीरीज होती है, उससे आप जुड़ सकते हो। अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो RS का प्री प्लस मेंस का फाउंडेशन बैच है वो चल रहा है, उससे आप जुड़ सकते हो। SI की तैयारी कर रहे हो तो SI का बैच प्रारंभ हो रखा है, उससे आप जुड़ सकते हो। प्री प्लस मेंस मतलब ठीक है, आपका जो पैटर्न है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग SI की तैयारी करवाई जाएगी। अनअकैडमी ऐप पर जो आपको डिस्काउंट मिलता है 10%, ये कुछ ही दिनों का है, फिर आपका 5% हो जाएगा। तो मेरा प्रोमो कोड SPJSR आप यूज करो और 10% जो अभी मिल रहा है उसको आप अचीव करो। जैसे RPSC सब्सक्रिप्शन है, ये RPSC सब्सक्रिप्शन राजस्थान ओरिएंटेड सारी एग्जाम्स का एक ही है, चाहे आप RS है, पटवार, कांस्टेबल, SI, रीट, किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है। वो कौन सा? RPSC सब्सक्रिप्शन। तो मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन है कि 1 साल या 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन लें। तो 1 साल की आपकी फ़ी है 7,000 रुपये, 2 साल की आपकी 8,400। ये पे नहीं करने, आपको मेरा प्रोमो कोड SPJSR यूज करना है, जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आपकी फ़ी हो जाएगी 1 साल की 6,300 और 2 साल की हो जाएगी 7,560 रुपये। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था दुर्गों के बारे में, मंदिरों के बारे में, महलों के बारे में। ठीक है, तो ये राजस्थान अध्ययन की जो आपको पता है कि राजस्थान अध्ययन है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप RS की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेनिफिशियल। तो अपनी राजस्थान अध्ययन वो कौन सी 11 की पुस्तक चल रही है और उसका चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 2। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे जो चित्रकला शैलियाँ हैं उनके बारे में, ठीक है, प्लस हवेलियाँ वगैरह उन सब के बारे में। ठीक, तो पहले अपन देखते हैं हवेली स्थापत्य कला कि राजस्थान में आपकी कौन कौन सी हवेलियां पाई जाती है, कहाँ कहाँ किस टाइप की हवेलियां हैं, उनकी क्या क्या खास बात है। तो सब कुछ विशेषताएं वगैरह अपन सब कुछ देखेंगे। तो राजस्थान आपको पता ही कि जो पहले हवेलियां कौन बनाता था, सेठ, साहूकार या धनी व्यक्ति, वो अपने लिए विशाल हवेलियों का निर्माण करवाते थे। ये हवेलियां कई मंजिला होती थी। शेखावाटी में, ढूंढाड़, मारवाड़, मेवाड़, इन क्षेत्रों में आपकी जो हवेलियां बनी हुई है वो अपनी जो स्थापत्य कला की दृष्टि से अलग अलग विशेषता उनके उनकी है। ठीक, शेखावाटी की हवेलियां होती है वो अपने अधिक भव्य और कलात्मक है। तो शेखावाटी की हवेलियां भव्यता और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध। जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी, रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, सरदार शहर, रतनगढ़। तो यहाँ आपके क्या है कि जो विशाल हवेलियां हैं वो स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो आपकी जो हवेलियां हैं वो कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी की, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर की आपको हवेलियां हैं वो प्रसिद्ध है और इन हवेलियों के बारे में ही ध्यान रखना है।
जो राजस्थान की अधिकांश हवेलियां वो छज्जे, बरामदे और झरोकों पर बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो छज्जों पर, बरामदों पर, झरोकों पर जो नक्काशी की गई है उसके लिए आपके ये हवेलियां प्रसिद्ध। जैसलमेर की हवेलियां हैं वो राजपूताना के आकर्षण का केंद्र बिंदु रही है। यहाँ आपके जैसे पटवों की हवेली विशालता और अद्भुत नक्काशी के कारण प्रसिद्ध है। गुमान चंद बापना के द्वारा ये हवेली बनवाई गई थी, कौन सी? पटवों की हवेली। यह आपकी 5 मंजिला हवेली है जो शहर के मध्य स्थित है। तो कभी भी आप जैसलमेर जाओ तो पटवों की हवेली देख के आना, जैसलमेर शहर के मध्य स्थित है। इस हवेली के जाली झरोखे बरबस ही पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मतलब ऐसा मुश्किल ही होता है कि पर्यटकों को आकर्षित नहीं करे, जबकि अगर कोई भी बंदा वहां जाए तो उन सबको वो हवेलियां वो इतनी आकर्षित करती है कि जैसलमेर जाने वाला हर व्यक्ति ये पटवों की, नतमल की, गुमा, ये सालम सिंह की, इन सब हवेलियों को देख के आता है। पटवों की हवेलियों के अतिरिक्त जैसलमेर में आपके सालिम सिंह की हवेली का सौंदर्य है ना वो भी बेजोड़ है। इस 9 खंडी हवेली के प्रथम 7 खंड पत्थर के और ऊपरी 2 खंड है वो लकड़ी के बने। तो जो सालम सिंह की हवेली है उसमें क्या है कि 9 खंडों में ये बनी हुई है। स्टार्टिंग के 7 खंड तो किसमें? पत्थर में, और जो ऊपर के 2 जो मंजिल है वो लकड़ी के बने हुए। लकड़ी के दोनों खंड है वो उतार लिए गए हैं वर्तमान में, जो पत्थर पत्थर वाले ही बचे हैं। जैसलमेर में आपकी नतमल की हवेली भी है जो शिल्प कला की दृष्टि से अपना अनूठा स्थान रखती है। इस जो नथमल की हवेली पर जो शिल्पकारी का कार्य किया गया है, हाथी और लालू नामक 2 भाइयों ने इस संकल्प के साथ शुरू किया था कि वे हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराएंगे नहीं। तो इसी के कारण इसका जो शिल्प है वो अनूठा है। तो आपसे पूछ ले कि नथमल की हवेली किसके द्वारा? हाथी और लालू नामक 2 भाइयों के द्वारा। और इन दोनों ने जब इसे बनाना प्रारंभ किया था तो सोचा था कि ये इस हवेली में जो अपन काम करेंगे ना, वो आगे चल के कहीं पर भी इस तरह का कार्य वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो जैसलमेर में आपकी पटवों की हवेली है, नथमल की हवेली है और सावलम सिंह की हवेली। अब बात करते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में आपके बछावतों की हवेली, इसका निर्माण आपके करण सिंह बछावत ने करवाया था। इसके अतिरिक्त बीकानेर में मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, ये सारी हवेलियां हैं वो अपनी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखना बीकानेर में कौन सी? बछावतों की, मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया, ये सारी आपकी हवेलियां हैं वो अपने शिल्प वैभव के कारण प्रसिद्ध है। बीकानेर की हवेलियां हैं इन पे लाल पत्थरों से निर्मित है। इन पे ज्यामितीय शैली की नक्काशी और आधार को तराश कर बेल बूंटे, फूल पत्तियां आदि उकेरे गए। कि फूल पत्तियां और ये आ गए तो आपकी बीकानेर शैली है, इसके ऊपर आपको मुगल, किशनगढ़ और यूरोपीय शैली का प्रयोग किया गया है। कि मतलब इसके ऊपर प्रभाव किस किस का? मुगलों का प्रभाव, यूरोपियों का, किशनगढ़ शैली का, इस चित्रकला, इस शैली पर आपको प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो बीकानेर में कौन कौन सी आपकी बछावतों की? मोहता, मुंदड़ा, रामपुरिया। ठीक। शेखावाटी की हवेलियां। तो शेखावाटी की हवेलियां है वो अपने भित्ति चित्रों के लिए, जो आरआईएस पणा है ना, फ्रेस्को, ब्रूनो, तो भित्ति चित्रों के लिए विख्यात है। शेखावाटी की हवेलियां स्वर्ण नगरी के रूप से के नाम से जानी जाती है। जैसे आपका नवलगढ़ झुंझुनू में 100 से ज्यादा हवेलियां। यहाँ की हवेलियों में रूप निवास, भगत, जालान, पोदार, बगेरियों की हवेलियां ये सारी प्रसिद्ध है। बिसाऊ झुंझुनू में आपके नाथूराम पोदार की हवेली है वो प्रसिद्ध है। सेठ जयदयाल केठिया, सीताराम सिंगतिया हवेली, तो बिसाऊ की हवेलियां भी प्रसिद्ध है। झुंझुनू में आपके टीबड़े वाले की हवेली और ईसरदास मोदी की हवेली अपने शिल्प वैभव के कारण प्रसिद्ध है। तो शेखावाटी में आपका जैसे सिक्कर का जो पार्ट है, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, वो प्लस झुंझुनू में जैसे नवलगढ़ है, बिसाऊ है ना, मंडावा है, ये क्षेत्र आपकी इस हवेलियों के लिए प्रसिद्ध। ढूंढलोद। तो ढूंढलोद झुंझुनू में भी आपके सेठ लालचंद गोयनका। मुकुंदगढ़ झुंझुनू में सेठ रामकृष्ण केसरदास कानेड़िया की हवेली। चिड़ावा में झुंझुनू में आपकी बागड़िया की हवेली। महणसर झुंझुनू में आपके सोने चांदी की हवेली है। तो आपसे पूछ ले सोने चांदी की हवेली, महनसर झुंझुनू। ठीक है। और श्रीमाधोपुर सीकर में आपके पंसारियों की हवेली। ये सारे हवेली हैं वो सेठ साहूकारों के द्वारा बनी होती थी।
झुंझुनू जिले की जो आपकी ये ऊंची ऊंची हवेलियां हैं वो बलुआ पत्थर, ईंटों, जिप्सम, चूना, कास्ट, ढलुआ धातु के समन्वय से तैयार की गई है और अंदर अंदर इसमें भित्ति चित्रों की छटा लिए हुए। तो शेखावाटी पूछ ले आपसे भित्ति चित्रों के लिए कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध है, तो शेखावाटी। सीकर में ही आपके गोरीलाल बियाणी की हवेली, रामगढ़ में ताराचंद रुइया की हवेली जो रामगढ़ शेखावाटी है ना वहाँ, ठीक है, ये समकालीन भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। फतेहपुर सीकर में नंदलाल देवड़ा की हवेली, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली भी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। चूरू की हवेलियों में मालजी का कमरा, रामनिवास गोयनका की हवेली, मंत्रियों की हवेली, ये सारे आपके प्रसिद्ध है कहाँ, चूरू में। खिंचन जोधपुर में आपके लाल पत्थरों से गोलेचा एवं टाटिया परिवारों की हवेली है, वो भी कलात्मक स्वरूप लिए हुए, ठीक है। तो आपसे पूछ ले भाई चूरू में, खिंचन जोधपुर में ये लाल पत्थरों की गोलेचा और टाटिया परिवारों की हवेलियां वो प्रसिद्ध है। जोधपुर में और भी जैसे आपकी हवेलियां, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली, है ना, राखी हवेली, टोंक की सुनहरी कोठी जो टोंक का नवाब के द्वारा बनाई गई थी सुनहरी कोठी, उदयपुर में आपकी जैसे बागौर की हवेली, जयपुर का जैसे हवा महल, नाटाणियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरिक की हवेली, पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली, ये सारी हवेली है वो स्थापत्य के विभिन्न रूपों में। तो पूछ ले, मैचिंग में क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी कोठी कहाँ स्थित है, जैसे सुनहरी कोठी है, बागौर की है, नाटाणियों की है ना। तो इन कोट मतलब आपको क्या है कि थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि ये फलानी फलानी कोठी है, इनकी लोकेशन थोड़ा सा पता रखना कि ये यहाँ पे स्थित है, ठीक। फिर आपका क्या है कि राजस्थान में जैसे मध्यकाल आया, तो मध्यकाल में जैसे वैष्णव मंदिर में जो पिछवाइयाँ होती है ना, तो वैष्णव मंदिर में क्या है कि जो वल्लभ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो हवेलियों में मंदिरों को स्थापना करने लगे या फिर मंदिर हवेलियों के टाइप से बनाने लग गए। जैसे आपका नागौर का बंसी वाले का मंदिर, जोधपुर का रणछोड़ जी का मंदिर, घनश्याम जी का मंदिर, जयपुर का आपका कनक वृंदावन, तो ये सारे आपके हवेलियों के जैसे मंदिर बनाने लग गए, क्योंकि जो उस समय मुस्लिम आक्रांत थे उनके द्वारा ये मंदिरों को तोड़ा जा रहा था ना, तो हवेली रूप दे दिया कि भाई हवेली एक तो सुरक्षा की दृष्टि से, प्लस पता भी नहीं चलेगी भाई आपकी ये हवेलियां हैं, वो यहाँ मंदिर भी स्थित है। देसी विदेशी पर्यटकों को लुभाने तथा राजस्थानी स्थापत्य कला को संरक्षण देने के लिए वर्तमान में इन हवेलियों का क्या किया जा रहा है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या है कि भाई जो हवेलियां वगैरह है इनके बारे में बताया गया। अब देखते हैं अपन जल स्थापत्य कला। तो भाई जल स्थापत्य कला तो मेनली आपकी जो बावड़ियां वगैरह होती थी कि भाई जल में स्थित होती थी, इन बावड़ियों का संरक्षण या फिर स्थापत्य कला किस प्रकार की है। तो राजस्थान की पहचान आपको पता है कि मरुदरा के रूप में, इसके बावजूद भी यहाँ जल स्थापत्य कला का विकास हुआ। जैसे आपके कुंड हो गए, कुंड है, बावड़ियां हैं, टांके है, ये जल स्थापत्य कला की पहचान। इनका इतिहास और सौंदर्य अनूठा है, जल की महत्ता तो विश्व भर में स्वीकार की जाती, परंतु यहाँ आपके रेगिस्तानी प्रदेश होने के कारण प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का कार्य माना जाता है। तो जल स्थापत्य में कौन कौन से कुएं हो गए, कुंड हो गए, टांके हो गए, बावड़ियां होगी। आपको पता है कि भाई राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी है, तो अगर कोई पानी पिला दे किसी प्यासे व्यक्ति को तो यहाँ पुण्य का कार्य माना जाता है। राजस्थान में कुआं है वो उपयोगी जल स्रोत है, इसके निर्माण में तकनीकी जटिलताएं नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट कुओं खोद दो, पानी बना लो चारों में, वो बस पानी निकालने के लिए उसमें से आपको बस और कुछ ही करना नहीं होता था इसमें। तो शेखावाटी की जो रेतीले क्षेत्रों में इन कुओं को खूब सजाया जाता और बहुरंगी चित्रकारी है वो की जाती है। कुआं खुदवाने में समाज के मध्यम वर्ग का सहयोग रहा है। बांदी कुई का नाम किसी बांदी अर्थात दासी द्वारा बनवाए जाने के कारण ही उसका नाम पड़ा है बांदी कुई। बाड़मेर में आपका जो बाटाड़ू का गांव है, बाटाड़ू का कुआं, वो पाषाण कला से निर्मित संगमरमर का कुआं देखने लायक है। तो बाटाड़ू का कुआं कहाँ आपका, बाड़मेर, है ना। टांके, तो ये भी एक प्रकार से आपकी जो कुंड होती है ना, जो वर्षा जल का संरक्षण के लिए जो परंपरागत जल स्रोत होती है उसके यूज में आती है। तो ये भी जल स्थापत्य के महत्वपूर्ण कारक है। इनका स्रोत बरसाती पानी होता है। टांके ये पक्के होते थे, इनमें बारिश का पानी नहरों के माध्यम से इकट्ठा किया जाता था।
टांके आपके निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार के होते थे, और टांकों के अच्छे उदाहरण किलों में मिलते हैं। जैसे आपके जयगढ़ का किला है, वहां पे अधिक आपके टांके स्थित है, क्योंकि जयगढ़ का किला है वहां क्या कि ढलान में आपके अलग अलग टांके बनाए गए हैं, जिससे वर्षा का पानी है उनमें संरक्षण किया जाता था। और ये टांके आपके मध्यकालीन सिविल जो इंजीनियरिंग होता है आपकी, उसका बढ़िया प्रमाण आपको ये मध्यकालीन जो टांके प्राप्त होते हैं ना, इसका मिलता है। अब क्या है कि राजस्थान के जनजीवन में बावड़ियों का भी महत्व रहा है। इनके निर्माण में उपयोगिता के साथ साथ सौंदर्य का भी ध्यान रखा जाता था। इसके कारण इनके निर्माण में व्यय भी आपका अधिक होता था, कि राज परिवार के सदस्य मुख्यतः जैसे रानियां हैं, राजमाता है, श्रेष्ठी वर्ग है, इन्हें बनाने में अधिक धन है वो खर्च करते थे। और इनका निर्माण संबंधी सूचनाएं भी शिलालेखों पर खुदवाई जाती थी, जिससे निर्माताओं और कारीगरों की जानकारी मिलती थी। तो आपकी जो बावड़ी है, जैसे आबानेरी है ना, चांद बावड़ी, जो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में आपकी है, वो आप देख सकते हो। नौलखा बावड़ी है, ठीक। तो ये आपकी इन पे क्या है कि शिलालेख के द्वारा इनका निर्माण का जो निर्माता कौन था, कारीगर कौन था, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। टोंक जो आपका डिस्ट्रिक्ट है एक, उसके पास नगर के अवशेषों से मिले एक लेख में बावड़ी के निर्माण में भीनमाल के कुशल शिल्पियों का उल्लेख हुआ है, कि उस समय भीनमाल के जो शिल्पी थे उनके द्वारा बावड़ियों का निर्माण किया जाता था। ये चीज कहाँ आपको एक शिलालेख मिला, नगर टोंक में। ठीक है, तो भाई पूछ ले, नगर टोंक से प्राप्त शिलालेख में कहाँ के शिल्पियों के बारे में बताया गया, भीनमाल। ठीक है। फिर आपका जो दौसा जिले में बांदीकुई के निकट बनी आभानेरी की चांद बावड़ी, वो भी देश प्रदेश की सबसे कलात्मक बावड़ी है। मूर्तियों से सजी आभानेरी की इस बावड़ी के निर्माता का नाम अज्ञात है, किंतु लोक प्रचलित है कि किसी चांद नामक राजा ने इसे बनवाया था। और जोधपुर महाराजा गज सिंह की मुस्लिम पासवान अनारा बेगम ने जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, जो अभी भी विद्यमान। ठीक है, तो गज सिंह की एक मुस्लिम पासवान थी अनारा बेगम, उसने भी जोधपुर में एक बावड़ी का निर्माण करवाया। मेवाड़ के शासक राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने उदयपुर में त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण करवाया। तो ध्यान रखना, उदयपुर में मेवाड़ महाराणा राज सिंह की जो पत्नी थी रामरस दे, उसने त्रिमुखा बावड़ी का निर्माण करवाया। इस बावड़ी में लगी प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक के मेवाड़ शासकों की वंशावली और कुछ ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो बताई गई। डूंगरपुर है, वहां आपकी नवलखा बावड़ी, जिसका निर्माण महारावल आस्करण की पत्नी प्रिमल देवी ने करवाया। तो डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी, इसका निर्माण प्रिमल देवी। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उपयोगिता की दृष्टि से साथ साथ कलात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसमें आपके सुंदर चित्र बने हुए हैं तथा देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगी हुई। जो बूंदी की जो आपकी बावड़ी है, उसका निर्माण बूंदी के शासक अनिरुद्ध सिंह की पत्नी, ठीक है, नाथावत रानी ने 1699 ईस्वी में करवाया था। मेवाड़ महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी नामक चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी बनवाई थी। तो मेवाड़ के शासक हुए आपके रायमल, उनकी पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी नामक स्थान चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी बनवाई, जो कारीगरी का आपका क्या है कि श्रेष्ठ नमूना है। ठीक है, तो ये कुछ आपकी जल स्थापत्य में आपके कुएं हैं, टांके हैं, बावड़ी है, उनके बारे में ही ध्यान रखना है कि कहाँ कहाँ आपकी कौन कौन सी बावड़ियां या फिर कुएं है ना। बाटाड़ू का कुआं हो गया आपका, शेखावाटी के कुएं भी प्रसिद्ध है, टांके मान लो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, बावड़ियां भी ध्यान रखनी है कि आपकी भाई दौसा में कौन सी बावड़ी है ना, डूंगरपुर में कौन सी बावड़ी है, गज सिंह के समय कौन किस रानी ने आपकी बावड़ी का निर्माण करवाया, मेवाड़ में किसने बावड़ी का निर्माण करवाया, बूंदी में किसने बावड़ी का निर्माण करवाया। तो थोड़ा बहुत इनके बारे में आपको ध्यान रखना। ठीक, अब अपन बात करते हैं मूर्ति शिल्प के बारे में, कि जो मूर्तियां वगैरह है इनके बारे। तो राजस्थान में मूर्ति शिल्प का इतिहास है वो आज से लगभग 4500 वर्ष पुराना रहा। कालीबंगा से ही आपको पता है कि भाई हड़प्पा कालीन जो सांस्कृतिक पूरा सामग्री है, उसमें मिट्टी एवं धातु की बनी हुई लघु मूर्तियां हैं वो प्राप्त हुई। ये हड़प्पा कालीबंगा सभ्यता आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तो यहाँ से आपको हड़प्पा कालीन सांस्कृतिक पूरा सामग्री में मिट्टी और धातु की लघु मूर्तियां वो प्राप्त हुई है।
बाद में आपकी जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है, इसमें आपके सुंग कालीन मूर्तियां, जैसे जो सुंग शासक थे ना, उनके समय की मूर्तियां नगर टोंक और रेड टोंक से प्राप्त हुई है। तो नगर और रेड से आपके सुंग कालीन मूर्तियां जो लाल मिट्टी की पकाई हुई। नो भरतपुर, जो नो है, यहाँ आपकी ये एक लोह युगीन संस्कृति है, यहाँ से आपको यक्ष यक्षी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। ब्रज मंडल के सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्र में होने के कारण प्रारंभिक मूर्तिकला के उद्भव और विकास में आपके पूर्वी राजस्थान ने विशेष भूमिका निभाई है। ठीक है, कि भाई ब्रज मंडल के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण आपका जो पूर्वी क्षेत्र है वहां पे मूर्तिकला के रूप में विकास है वो ज्यादा हुआ था। आपका जो नोह भरतपुर है, यहाँ जाख बाबा की प्रतिमा, तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ ले कि जाख बाबा की प्रतिमा कहाँ प्राप्त हुई है। नोह भरतपुर। ठीक है, तो ये नोह आपकी जाख बाबा की प्रतिमा है, वो विशालकाय प्रतिमा शुंग कालीन कला का प्रतिनिधित्व करती है तथा चतुर्मुख प्रतिमा राजस्थान की भारतीय मूर्ति विज्ञान का एक अनुपम देन। इस युग की यक्ष यक्षी की मूर्तियां भरतपुर संग्रहालय में रखी गई है सुरक्षित। आपके जैसे प्राचीन काल में शैव मूर्ति कला ने भी राजस्थान की अनुपम देन रही है। इस दृष्टि से भी भरतपुर क्षेत्र की विशेष भूमिका रही है। जैसे आपका जो भरतपुर में चोमा, चंड, भंडपुरा, गामड़ी, यहाँ से आपके संग और सुंग और कुषाण कालीन जो शिवलिंग है वो प्राप्त हुए हैं। जो रंग महल आपकी एक सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, हनुमानगढ़, यहाँ से आपको एक मुखी शिवलिंग की बहुचर्चित मृण मूर्ति में शिवलिंग के मुख भाग में जटा मुकुटधारी शिव को मानव आकृति प्रदान की गई है। तो रंग महल से आपको कौन सी आकृति प्राप्त हुई है? एक मुखी शिवलिंग। तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले एक मुखी शिवलिंग की जो मूर्ति है, मृण मूर्ति है, वो कहाँ से? रंग महल से। इस एक लिंग की, एक मुखी शिवलिंग में आपकी इस शिवलिंग के मुख भाग में जटा मुकुटधारी शिव को क्या आकृति दी गई है? मानव आकृति प्रदान की गई है। और ये वर्तमान में आपकी कहाँ है? बीकानेर संग्रहालय में आपकी ये एक मुखी शिवलिंग की जो मृण मूर्ति है वो रखी हुई है। बैराट, अब आपको पता है कि बैराट जो जयपुर है ना, मौर्य सभ्यता से संस्कृति से संबंधित, तो प्राचीन काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का सांस्कृतिक केंद्र था। कौन? बैराट। यहाँ से आपका मौर्य कालीन बौद्ध अवशेषों में बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ आदि के होने के प्रमाण मिले। भरतपुर क्षेत्र से भी अनेक रोचक आपके कुषाण कालीन बौद्ध मूर्तियां प्राप्त हुई है। यहीं से आपके बोधिसत्व मूर्तियां भी मिली है। बोधिसत्व क्या है? कि महात्मा बुद्ध के जीवन की वह अवस्था है जब वे बुद्धत्व प्राप्त करने के मार्ग में अग्रसर हो रहे थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो रही थी ना, तो वो एक अवस्था थी बोधिसत्व। बुद्ध की जो प्रतिमा होती है उसमें सदैव आपको करुणा, प्रेम, सौहार्द इसकी प्रतीक मानी जाती है। कौन सी? बुद्ध की प्रतिमा। भरतपुर संग्रहालय में आपके भगवान बुद्ध का कदर्प रूप में मंडित केश, यानी आपको भगवान बुद्ध है ना, ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात केश तक मुंडित करा लिए, बालों की एक लट सिर पर रहने दी, और इस आशय की मूर्ति को कदर्प की संज्ञा दी जाती है। तो कदर्प यानी क्या? बस चोटी चोटी रखी और बाकी सारे जो सर के बाल थे उनको मुंडा लिए थे, है ना। तो ये जो आपकी मूर्ति मिली है कौन सी? कि आपकी जो भगवान बुद्ध का कदर्प रूप, कदर्प नहीं, कपर्द रूप, है ना। तो कपर्द रूप ये आपकी कहाँ? अभी वर्तमान में भरतपुर संग्रहालय में स्थित है, जो कुषाण कालीन कला का एक आपका क्या है कि उल्लेखनीय उदाहरण रहा। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि कपर्द ये कहाँ है? अभी कपर्द जो स्थिति में आपके जो कपर्द रूप है, इसमें भगवान जो बुद्ध की जो वर्तमान में मूर्ति है, कुषाण कालीन कला की मूर्ति कहाँ है? भरतपुर संग्रहालय। तो इस प्रकार राजस्थान में आपके गुप्त काल से लेकर पूर्व मूर्तिकला का विकास हो चुका था, परंतु गुप्त काल में लगभग संपूर्ण भारत में मूर्तिकला का जो विकास हुआ, आपको पता होगा कि जो गुप्त काल है जिसमें आपकी जो कौन सी मथुरा शैली है, गांधार शैली है ना, अमरावती शैली है, इन शैलियों का विकास हुआ था मूर्तिकला का। तो राजस्थान में आपकी क्या गुप्त कला से पहले भी मूर्तिकला का विकास हो चुका था, परंतु गुप्त काल में लगभग संपूर्ण भारत में मूर्तिकला का विकास विकसित रूप देखने को मिलता है।
वैसा पहले देखने को नहीं मिला। गुप्त काल की मूर्तियों में आपकी क्या एक मौलिकता थी, एक कि भाई गुप्त काल की मूर्तियां हैं वो देखने को ही देखते ही बनती थी। तो जैसे आपकी गुप्त काल की मूर्तियां हैं उनमें गांधार कला से युक्त थी, उनमें आध्यात्मिकता और अलौकिक भावों की जो अभिव्यक्ति है ना वो बड़ी ही सुंदर। इनकी मुखाकृति सौम्य है, तो आपको पूछ ले गांधार कला की विशेषता बताओ, तो गांधार कला की ये बता सकते हो आध्यात्मिक और अलौकिक भावों की अभिव्यक्ति, मुखाकृति सौम्य, भाव भंगिमा में जीवंतता, केस रचना में विविधता, मूर्तियों के पीछे कलात्मकता, है ना, कि मूर्ति के पीछे जो आपकी जैसे मान लो ये मूर्ति है, इसके पीछे एक जो आभा मंडल या प्रभा मंडल दिखा होता था ना, स्टार पूरा, जैसे आपने देखा होगा महाभारत रामायण, तो एक सर के पीछे जो पूरा एक आभा मंडल प्रभा मंडल दिखाई देता है ना, वो आपको प्रभा मंडल है वो देखने को मिलता था। ठीक है, तो ये प्रभा मंडल दर्शाया गया। देव परिवार का आशातीत रूप से विस्तार है वो आपके गुप्त युग में देखने को मिलता है। यद्यपि राजस्थान है वो सीधे रूप से आपका गुप्त साम्राज्य का अंग नहीं था, परंतु कला के क्षेत्र में हो रहे मौलिक परिवर्तनों और प्रयोगों का यहाँ आपको प्रभाव देखने को मिलता है। राजस्थान में इस युग के बचे हुए मंदिरों में हाड़ौती क्षेत्र का आपका मुकुंदरा का मंदिर, चार चौमा का शिव मंदिर उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त आपको नगरी चित्तौड़गढ़, गंगधार झालावाड़, मंडोर में भव्य देवालय बने हुए हैं। ठीक है, और जिनकी मूर्तियां आपको अतीत के वैभव को रेखांकित करती है। एक इटालियन विद्वान हुए आपके टेसिटोरी, तो टेसिटोरी ने बीकानेर के इर्द गिर्द गुप्त कालीन मरण मूर्तियों की अमूल्य धरोहर की खोज की और वे पारंपरिक गुप्त कालीन मूर्ति कला के साक्ष्य, और ये मूर्तियां हैं वो वर्तमान में बीकानेर के संग्रहालय में स्थित है, रखी हुई। ये मरण मूर्तियां आपकी पौराणिक लोक देवी देवताओं के साथ ही जनजीवन की अनेक झांकियों को प्रस्तुत करती है। जो मरण मूर्तियां टेसिटोरी ने बीकानेर में खोजी, उनको बीकानेर संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। इनमें आपके लोक देवी देवताओं के साथ साथ जनजीवन के जो अनेक झांकियां हैं वो भी प्रस्तुत की गई। गुप्त काल में आपको पता है कि शैव धर्म से संबंधित राजस्थान की शैव मूर्तियां भी कम रोचक नहीं है। रंग महल आपका जो हनुमानगढ़ से प्राप्त एक मुखी शिवलिंग, शैव धर्म यानी आपके जो शिव जी के उपासक, शिव जी की पूजा करने वाले शैव, तो रंग महल से आपको अभी बताया कि एक मुखी शिवलिंग प्राप्त हुआ है। उमा माहेश्वर की मृण मूर्तियां हैं वो विशेषतः उल्लेखनीय है। लिंग के मुख्य भाग में त्रिनेत्र एवं जटा मुकुटधारी शिव की आकृति प्रदर्शित करके कुशल शिल्पकार ने लिंग और पुरुष विग्रह का एक साथ ही सुंदर समावेश किया है। तो आप रंग महल में एक मुखी शिवलिंग और उमा माहेश्वर की जो मृण मूर्तियां हैं वो आपको देखने को ही मिलती। इस प्रकार आपके प्रस्तर निर्मित यानी पत्थरों से निर्मित आपकी जो अनेक गुप्तकालीन मूर्तियां हैं वो राजस्थान से प्राप्त हुई है। ये सभी विष्णु जी की मूर्तियां हैं। तो जो पत्थरों से निर्मित गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं वो सारी विष्णु जी की मूर्तियां मिली है, और सब बड़ी बड़ी है। जैसे रूपावास भरतपुर, यहाँ आपको चक्रधर द्विभुजी विष्णु, सर्पफला बलराम की विशालकाय प्रतिमा गुप्त काल की प्रस्तर निर्मित कला की श्रेष्ठताओं से युक्त है। इनके अतिरिक्त आपको भीनमाल जालोर और हेमावास पाली से प्राप्त विष्णु की प्रतिमाएं वो भी देखने को मिलती है। तो आपसे पूछ ले कि भाई हेमावास है, भीनमाल है, रूपावास है, यहाँ से आपको किस प्रकार की यानी किस भगवान की मूर्तियां प्राप्त होती है? विष्णु भगवान की मूर्तिमां। ठीक है, तो राजस्थान में आपके गुप्त काल से पूर्व की जो जैन मूर्तियां हैं वो नहीं मिली है। इस दृष्टि से आपका भरतपुर संग्रहालय में प्रदर्शित जमीना से प्राप्त तीर्थंकर आदिंकर आदिनाथ और आपके नेमिनाथ की मूर्तियां वो विशेष महत्व की है। तो कहाँ से? भरतपुर संग्रहालय में प्रदर्शित और जमीना से प्राप्त आपकी आदिनाथ जी और नेमिनाथ की जो मूर्तियां वो विशेष महत्व रखती। इन जो मूर्तियों पर आपकी गुप्तकालीन परंपरा की स्पष्ट छाप है वो देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना, भरतपुर संग्रहालय, यहाँ आपको आदिनाथ और नेमिनाथ की जो गुप्त काल से पूर्व की जैन प्रतिमाएं हैं वो प्राप्त होती। गुप्तोत्तर और पूर्व मध्यकाल की गुप्त पीरियड के बाद में और मध्यकाल से पहले, तो गुप्तोत्तर पीरियड में राजस्थान की मूर्ति कला ने एक परिपक्वता वो प्राप्त कर ली थी।
देवी देवताओं आदि की मूर्तियों को आधार है वो गुप्तकालीन माधुर्य और कोमलता तो बनी रही, परंतु उसमें शक्ति, शौर्य और भावुकता का संपुट जोड़ा गया। कि मतलब जो आपके गुप्तकालीन सौंदर्य तो जोड़ा गया, कोमलता भी बनी रही, परंतु उसमें आपकी शक्ति, शौर्य और भावुकता का संपुट मतलब इनका समावेश किया गया। इन जो इस युग में जो गुप्तोत्तर और मध्यकाल से पूर्व का जो मूर्तियां थी ना, उसमें देवी देवताओं में विश्वास बढ़ने से उनके कई रूपों में अंकन हुआ। कि देवी देवताओं में इस समय ज्यादा विश्वास बढ़ गया, तो उनके अलग अलग रूपों का अंकन किया गया। राजस्थान की इस युग में मूर्तियों में अलंकरण में प्रधानता, आकृतियों में बहुलता, देव रूपों की विविधता आदि अपने को देखने को मिलती। गुप्तोत्तर काल गुप्त पीरियड के बाद काल है, उसमें कुसमा, सिरोही तथा झालरा पाटन झालावाड़ से चंद्रभागा के तट पर शिव मंदिर आपके निर्मित हुए हैं, जो अभी भी आज के समय में विद्यमान है। तो झालरा पाटन में आपका चंद्रभागा नदी है, उसके तट पर शिव मंदिर स्थित है। चंद्रभागा जो आपका चंद्रभागा का शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान का प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर है। तो आपसे पूछ ले राजस्थान का सबसे प्राचीनतम तिथि युक्त मंदिर, झालरा पाटन चंद्रभागा का शीतलेश्वर महादेव मंदिर 689 ईस्वी का बना हुआ मंदिर है। इसी समय आपके मेवाड़, उदयपुर तथा वागड़ यानी आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अनेक शिव मूर्तियां हैं वो आपको उपलब्ध होती है इस समय की। ये आपकी मूर्तियां प्राय किसकी बनी होती थी? पत्थर की। ये देव मूर्तियां अलंकृत प्रभामंडल और चौकी सहित है। डूंगरपुर संग्रहालय में इनका समृद्ध संग्रह है और इस क्षेत्र के तनेसर से प्राप्त, कि आपके जो डूंगरपुर है, तो डूंगरपुर वाले क्षेत्र से आपको तनेसर से प्राप्त मूर्तियां राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली तथा अमेरिका के संग्रहालयों तक में पहुंच चुकी है। पूर्व मध्यकाल में मूर्तिकला अपने विकास की क्रमिक यात्रा करते हुए चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई है। जो आपकी पूर्व मध्यकाल में जो मूर्तिकला है ना, वो अपने विकास की क्रमिक यात्रा करते हुए चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई है। इस युग में पूरे राजपूताना में मंदिरों का जाल बिछाया हुआ था। मतलब जो पूर्व मध्यकाल आपकी 8 से 13 ईस्वी है, इसमें पूरे राजस्थान क्षेत्र में मूर्तियों का एक जाल बिछा। और राजपूताना में आज भी इस युग की मूर्तियों का जो कीर्ति का बखान करने वाले अनेक मंदिर, जैसे आपके ओसियां, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। तो इस युग की विरासत में मिली परंपराओं ने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन और विकास ही नहीं, परंतु आपके देवी देवताओं के विभिन्न स्वरूपों की शास्त्रानुसार परिकल्पना करके उन्हें मूर्तियों के माध्यम से अभिव्यक्ति प्रदान की। तो उस समय जो जो लोगों की थिंकिंग थी, जो उनकी सोच थी, उसके हिसाब से उन्होंने क्या है कि उन मूर्तियों को अभिव्यक्ति प्रदान की। मंदिर का जैसे आपका बाह्य और आंतरिक संभाग पर देव मूर्तियों से ही नहीं, आपके पौराणिक आख्यानों, सूर सुंदरियों, प्रणयलीन मूर्तियों, जन जीवन की झांकी से परिपूर्ण। और अगर आप कुल मिलाकर कहो तो इस काल की मूर्तियां हैं वो पूर्ववर्ती प्रतिमाओं की अनुकृति मात्र ही नहीं है, परंतु अपने युग की धार्मिक चेतना और भावभूमि, है ना, भावभूमि की वास्तविक प्रतिबिंब ही है। इस युग की जो धातु मूर्तियां हैं, उन्होंने नए आयाम प्रदान करके इस कला का इतिहास ही रच दिया। जैसे आपके मारवाड़ में ओसिया, मैंने अभी बताया कि भाई ये आपका 8वीं से जो 12वीं शताब्दी तक का है पीरियड, वो गुर्जर प्रतिहार कालीन या फिर महामारू शैली में आपके मंदिरों का विकास हुआ, और गुर्जर प्रतिहारी कालीन ही आपके मंदिरों का प्रमाण प्राप्त होता है। तो मारवाड़ में ओसिया, बाड़मेर में आपका किराड़ू का मंदिर, नागौर गोठ मांगलोद, है ना, सीकर में आपका हर्षनाथ, कोटा में कणसुआ मंदिर, बांसवाड़ा में अर्थुणा, डूंगरपुर में देव सोमनाथ, झालावाड़ में झालरा पाटन, आबू में आपका देलवाड़ा, पाली में कैकिंद, भीलवाड़ा में बिजोलिया, मैनाल आदि स्थलों से आपको उस समय के 8वीं से 13वीं शताब्दी तक के जो मंदिर है, मूर्तियां हैं, वो प्राप्त होती है। और यहाँ के जो मंदिरों में ऐतिहासिक भव्यता और कलात्मक मूर्तियां हैं ना, वो आपको देखते ही बनती। तो ये आपके जितने मंदिर बनाए हैं, ये मंदिर है वो आपके मूर्तिकला की एक खान है। कि आपको जो मूर्तियां और कहीं देखने को नहीं मिलेगी, वो आपको राजस्थान के जो ये मंदिर बताए हैं, दिलवाड़ा है ना, ओसियां है,
किराड़ू का जैन मंदिर है, बाड़मेर किराणू का मंदिर, किराड़ू का मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर। तो इन मंदिरों में आपको एक मूर्तियों की खान ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो एक खान यानी जहां आपके खनिज संपदा मिलती है उसको बोलते हैं खान। तो मूर्तियों की खान भी ये आपके मंदिर। धार्मिक संभाव और सौहार्द राजस्थान की मध्ययुगीन कला का प्रमुख स्वर रहा है। विभिन्न संप्रदायों के मध्य समन्वय यहाँ की विशिष्टता है। मंदिर और मूर्तिकला इसके साक्ष्य हैं। ओसिया में आपके वैष्णव, शैव, देवी, जैन मंदिर साथ साथ है। और वैष्णव और शैव संप्रदायों की उदारता और सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप आपको विष्णु और शिव के संयुक्त हरिहर लोकप्रिय है। कि भाई जो आपको देखने को मिलेंगे कि शिव जी और आपको कि शिव और विष्णु के जो संयुक्त रूप है ना, वो आपको देखने को मिलेंगे। शिव अपनी शक्ति से संप्रीत हो अर्धनारीश्वर बन गए। और सूर्य तथा विष्णु का संयुक्त रूप है कि सूर्य तथा विष्णु का संयुक्त रूप आपको सूर्य नारायण के रूप में अवतरित हुआ है। ठीक है, तो धार्मिक संभाव के फलस्वरूप ही आपके ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश को समान धरातल पर कल्पित किया गया है। उनमें कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं। जैसे आपका लोद्रवा जैसलमेर, बारडोली चित्तौड़गढ़, झालरापाटन झालावाड़ तथा कटारा भरतपुर में त्रिदेवों का अंकन हुआ है। और ये मध्ययुगीन आपके मध्यकालीन मूर्ति कला की अनुपम निधियां हैं। जो लोद्रवा है, बारडोली है, झालरापाटन है, कटारा है, तो यहाँ से आपको मध्यकालीन मूर्ति कला की निधियां हैं वो प्राप्त होती। जो पूर्व मध्यकाल आया उसमें आपके जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे वो सभी धर्मों के प्रति उदार थे। स्वयं वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो आपसे पूछ ले कि गुर्जर धर्म, जो गुर्जर प्रतिहार थे ना जो शासक, वो किससे संबंधित थे, यानी किस धर्म के अनुयायी थे या किस धर्म को मानने वाले थे? तो वे थे भाई आपके वैष्णव धर्मावलंबी, यानी भगवान विष्णु को मानने वाले। ठीक है, किंतु इन्होंने जैन धर्म को भी आश्रय दिया था। और यही कारण है कि इस समय आपका जैन धर्म भी फला फूला था। इस समय अनेक आपके जैन मंदिरों का निर्माण और तीर्थंकरों की मूर्तियों का बहुतायत में मिलना इसका प्रमाण है। जैसे आपका नाडोल पाली, ओसियां जोधपुर, देलवाड़ा सिरोही, रणकपुर पाली, झालरापाटन, केशवराय पाटन, लाडनू, पल्लू, इन सब स्थानों से आपको जैन देवों की प्रतिमाएं हैं वो प्राप्त होती है। तो आप बोल सकते हो कि जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये विष्णु भगवान मतलब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, फिर भी इन्होंने जैन धर्म को प्रश्रय दे रखा था। ओसिया का जो सचिया माता का मंदिर के जो प्रांगण है उसमें आपको प्रतिहार कालीन सूर्य मंदिर में जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का आपका अंकन धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। देलवाड़ा, जो आपका देलवाड़ा है वहां पे आपको विमल वशई और लूण वशई मंदिर, जो देलवाड़ा आबू है ना, तो विमल वशई और लूण वशई मंदिरों में आपको कृष्ण लीला का अंकन मिल जाएगा। इसी प्रकार आपके हिंदू प्रतिमाओं में सरस्वती जी का जो महत्व है वही आपको वाग देवी सरस्वती जैन संप्रदाय में भी है। तो अपने तो हिंदू धर्म में तो पूछते हैं अपन सरस्वती जी को, और जैन धर्म में आप वाग देवी सरस्वती का जो महत्व है ना वो सेम है हिंदू और जैन धर्म। ठीक है, जैसे आपका पल्लू, लाडनू, नाडोल, अर्थुणा की जैन सरस्वती प्रतिमाएं राजस्थान की मध्यकालीन कला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। राजस्थान में आपको 15वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनरुत्थान के युग की शुरुआत मानी जाती है। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा का उदय सांस्कृतिक इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। कुंभा जी ने कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, अचलगढ़ में कुंभ स्वामी नामक विष्णु मंदिर बनाए। तो आपसे पूछ ले कि महाराणा कुंभा है वो किस निम्न में से किसका उपासक था, तो बस सिद्ध ही कर देना आप भगवान विष्णु का। कुंभा के द्वारा चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला इमारत आपकी कीर्ति स्तंभ जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। इतिहासकार गोपी नाथ शर्मा ने लिखा है कि जीवन के व्यवहारिक पक्ष को व्यक्त करने वाला यह स्तंभ लोक जीवन का आपका क्या है, रंगमंच। ठीक है ना। तो
तो 16वीं से 17वीं शताब्दियों में आपके राजपूत और मुगलों के मध्य जिस मैत्रीपूर्ण संबंध का श्री गणेश हुआ, उसने मंदिर और उसकी मूर्ति कला को प्रभावित किया। अकबर के काल में आमेर के शासक मान सिंह है, उन्होंने वृंदावन मथुरा में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, जो मुगल साम्राज्य में बना सर्वोत्कृष्ट और भव्य देवालय है। तो आपसे पूछ ले, वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया और किसके शासन काल में करवाया था? तो अकबर के टाइम पे आमेर के शासक मान सिंह। उनकी रानी कनकावती ने अपने दिवंगत पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मीरा मंदिर, जो वैष्णव मंदिर है, वो बनवाया। मान सिंह है वो बंगाल से पाल युगीन शीला देवी की मूर्ति लाकर आमेर में किले में उन्होंने प्रतिष्ठित करवाई। तो शीला देवी की मूर्ति है वो भी मान सिंह कहाँ से लेके आया? आपके बंगाल से। उदयपुर में 17वीं शताब्दी का जो निर्मित जगदीश मंदिर है वो एक तरह से आपका महत्वपूर्ण वैष्णव मंदिर। जगदीश मंदिर की प्रमुख प्रतिमा आपको भगवान जगदीश की काले पत्थर से निर्मित 5 फुट ऊंची प्रतिमा है, जिसके चारों हाथों में आपको शंख मिलेगा, चक्र मिलेगा, गदा, पद्म, ये सारे आपको मिलेंगे। जो जगदीश मंदिर है, इसके गर्भगृह के सामने आपको गरुड़ की विशाल प्रतिमा है, और लगभग इसी काल की वल्लभ संप्रदाय की जो संबंधित मूर्तियां हैं वो नाथद्वारा में सिरनाथ जी की, कांकरोली में द्वारकाधीश जी की, कोटा में आपके मथुरेश जी, जयपुर में गोविंद देव जी और बीकानेर में रत्न बिहारी जी है। इनकी मूर्तियां वो इसी समय की है मानी जाती है। ठीक है, तो नाथ द्वारा में सिरनाथ जी, द्वारकाधीश आपके कांकरोली में है ना, कोटा में मथुरेश जी, जयपुर में गोविंद देव जी और बीकानेर में आपके कौन? रत्न बिहारी जी का मंदिर है, वो उस समय का प्रमुख मंदिर मान सकते हो, प्रमुख मूर्तियां मान सकते हो, ये सारी चीजें है। ठीक है, इस प्रकार आपका राजस्थान है वो मूर्ति कला की एक समृद्ध परंपरा रही है। राजनीतिक उतार चढ़ाव के बावजूद भी राजस्थान में मंदिरों का निर्माण होता रहा और उनमें मूर्तियां स्थापित होती रही। मध्यकालीन मूर्तियों में आपकी जो जीवंतता और सौंदर्य अलंकारित होता गया, कलात्मकता, गतिशीलता और समन्वयवादिता के दिग्दर्शन होते हैं। ठीक है, तो ये मध्यकालीन आपकी जो मूर्ति शिल्प कला है उसके बारे में कुछ बताया मैंने कि भाई कहाँ कहाँ आपकी कौन कौन सी मूर्तियां मिली, किस प्रकार की मूर्तियां मिली, कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध थी, वैष्णव, शिव, है ना, जैन, तो ये सारी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं अपन राजस्थानी चित्रकला के बारे में। तो राजस्थान की जो चित्रकला है इसका पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया था? आनंद कुमार स्वामी ने। तो पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, क्वेश्चन नंबर 1, कि राजस्थानी चित्रकला शैली का पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो किसने किया था? तो आनंद कुमार स्वामी जी ने। कब किया? 1916 में। राजपूत पेंटिंग नामक एक इन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें इन्होंने वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्र शैली को भी शामिल किया था, परंतु अब व्यवहार में अपन राजपूत शैली के अंतर्गत केवल राजस्थान की चित्रकला को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पहाड़ी चित्रकला शैली है उसको भी स्वीकार किया था, परंतु अब वर्तमान संदर्भ में देखें तो इसको हटा के और राजपूत शैली के अंतर्गत सिर्फ राजस्थान की जो चित्रकला है उनको ही पढ़ते हैं। राजस्थानी चित्रकला से तात्पर्य उस चित्रकला से है जो इस राजस्थान प्रांत की, राजपूताना प्रांत की धरोहर है और पूर्व में यहाँ राजस्थान में, राजपूताना में ये प्रचलित थी। ठीक है, तो अब राजस्थान में भी जैसे आपकी राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि रही है वो कौन सी है? मेदपाट या मेवाड़, जो जिसे अजंता चित्रण परंपरा को आगे बढ़ाया। तो आपसे पूछ ले राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्र शैली कौन सी? मेवाड़ की चित्र शैली है भाई। राजस्थानी चित्रकला की प्रारंभिक परंपरा के अनेक सचित्र ग्रंथ, लघु ग्रंथ और भित्ति चित्र उपलब्ध होते हैं जिनके सद्भाव उद्भव को रेखांकित करने में सहायक। ठीक, राजस्थानी जो चित्रकला है उसके ऊपर प्रारंभ में आपकी जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली का प्रभाव रहा, परंतु बाद में इस जो राजस्थानी चित्र शैली है इसके ऊपर मुगल काल से समन्वय स्थापित करके ये आपकी परिमार्जित होने लगी। मतलब इसने जैसे आपकी पहले स्टार्टिंग में तो जैन आए, गुजरात, अपभ्रंश, इनका प्रभाव रहा, फिर बाद में जैसे जैसे मुगलों का प्रभाव बढ़ता गया तो मुगल शैली है उसने इसके ऊपर अपना प्रभाव प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दिया था।
17वीं शताब्दी से मुगल साम्राज्य के प्रसार और राजपूतों के साथ बढ़ते राजनीतिक और वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप आपके राजपूत चित्रकला शैली पर मुगल शैली का प्रभाव बढ़ा। विद्वान बोलते हैं कि 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल को राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, और आगे चलकर जब अंग्रेजों का बढ़ता गया प्रभाव तो आपके राजस्थानी चित्रकला को आघात लगा और फिर कला किसी न किसी रूप से जीवित रही। तो अंग्रेजों ने इसे क्या है कि ज्यादा मतलब इसको क्या नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। तो अपन क्या है कि आपसे पूछ ले भाई राजस्थानी चित्रकला शैली है, इसका वर्गीकरण करो। तो राजस्थानी चित्रकला शैली इसका वर्गीकरण 4 पार्ट में करेंगे अपन, भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर 4 शैलियों में अपन बांटते हैं इसको। ठीक, जैसे आपकी मेवाड़ शैली, तो मेवाड़ शैली की उप शैलियां कौन सी है? चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा और देवगढ़। मेवाड़ शैली की उपशैली जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। तो ये मेवाड़ मारवाड़ शैली की उपशैलियां, तो मेवाड़ की तो होगी चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। बीकानेर मारवाड़ आपका जोधपुर और किशनगढ़ होगी मारवाड़ की। हाड़ौती शैली है, इसकी होगी आपकी कोटा, बूंदी। और ढूंढाड़ की होगी आमेर, जयपुर, अलवर, उनियारा और शेखावाटी। तो ये ढूंढाड़ शैली, तो मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती और ढूंढाड़। तो इस प्रकार से अपन राजस्थान की जो चित्रकला शैलियां हैं इनको अपन 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो विभिन्न शैलियों एवं उपशैलियों को परिभाषित राजस्थानी चित्रकला निश्चय ही भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अन्य शैलियों से प्रभावित होने के उपरांत भी राजस्थानी जो चित्रकला है वो मौलिकता लिए हुए है। अब राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या है कि भाई लोक जीवन का सानिध्य, एक तो आपकी पहली विशेषता है लोक जीवन का सानिध्य। विषय वस्तु का वैविध्य, मतलब इसमें क्या है कि देश काल के रूप में जो उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार ही उन्होंने प्रकृति है, लोक जीवन है, भाव प्रवणता है, इन सब चीजों को उसमें समावेश किया गया। तो आप बता सकते हो देश काल के अनुरूप विशेषताओं के आधार पर इसकी अपनी पहचान। दूसरी, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में पोषित आपकी चित्रकला, जिसमें आपके लोक जीवन की भावनाओं का बाहुल्य, भक्ति, श्रृंगार का सजीव चित्रण। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको राजस्थानी चित्रकला में देखने को मिलता है। राजस्थान की चित्रकला है वो आपको महलों, किलों, मंदिरों और हवेलियों में अधिक दिखाई पड़ती है। राजस्थानी चित्रकला में चित्रकारों ने विभिन्न श्रृंगार ऋतुओं का श्रृंगारिक वर्गीकरण किया है, कि जो ऋतुओं का वर्गीकरण किया है। ठीक, मुगल काल से अगर प्रभावित होती है आपकी राजस्थानी चित्रकला तो उसमें तड़क भड़क आ जाती है, विलासिता आ जाती है, अंतःपुर के दृश्य आ जाते हैं, पतले वस्त्रों का प्रदर्शन आ जाता है। तो ये सारे आपके मुगल काल से प्रभावित। ठीक है, चित्र संयोजन में समग्रता के दर्शन होते हैं कि भाई अंकित चित्र में अंकित सभी वस्तुएं जो विषय वस्तु से संबंधित रहती है उसका अनिवार्य महत्व रहता है। तो इस प्रकार इन चित्रों में विषय वस्तु और वातावरण का संतुलन बना रहता है और मुख्य आकृति एवं पृष्ठभूमि की समान महत्ता रहती है। राजस्थानी चित्रकला में प्रकृति का मानवीकरण देखने को मिलता है। तो प्रकृति का मानवीकरण, कलाकारों ने प्रकृति को जड़ न मानकर मानवीय सुख दुख से रागात्मक संबंध रखने वाली चेतन सत्ता माना है। चित्र में जो भाव नायक के मन में रहता है उसी के अनुरूप प्रकृति को भी प्रतिबिंबित किया जाता है। मध्यकालीन राजस्थानी चित्रकला का कलेवर आपके प्राकृतिक सौंदर्य के आंचल में रहने के कारण अधिक आपको मनोरम हो गया। मुगल दरबार की अपेक्षा राजस्थान के चित्रकारों की अधिक स्वतंत्रता थी। तो मुगल काल में जो चित्रकार थे उनसे अधिक राजस्थान के चित्रकारों की अधिक स्वतंत्रता थी, और यही कारण था कि भाई राजस्थानी चित्रकला में आम जनजीवन और लोक विश्वासों को अधिक अभिव्यक्ति मिली थी। और आपको नारी सौंदर्य को चित्रित करने में राजस्थानी चित्रशैली है इसके कलाकारों ने विशेष सजगता दिखाई। तो इसमें से आपको बस 5-6 पॉइंट है ना वो याद रखना है कि भाई प्रकृति, देश काल के अनुरूप, हवेलियों, किलों, इनमें आपका विकास हुआ। मुगल प्रभाव आ गया तो तड़क भड़क बढ़ेगी, अंतःपुर के मतलब महल के अंदर के है ना पतले कपड़ों का प्रदर्शन, नारी सौंदर्य दिखाया गया। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि भाई राजस्थानी चित्रकला के 5-6 पॉइंट आपको ध्यान रखने। ठीक है, अब अपन एक एक बारे में बात करेंगे भाई। मेवाड़ शैली, फिर अपन मारवाड़, हाड़ौती और फिर कौन सी ढूंढाड़ी।
तो राजस्थानी चित्र शैली में मेवाड़ शैली के अंतर्गत आपके पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण किया गया। प्रारंभिक चित्रित ग्रंथ आपको पता ही है कि श्रावक प्रतिक्रमण, सूत्र चूर्णी और सुपार्श्वनाथ चरित्रम, ये आपके मेवाड़ के सबसे पहले चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, ये तो आपका महाराणा मोकल के समय और ये आपका तेज सिंह के समय ये ग्रंथ है वो चित्रित किया गया था। महाराणा कुंभ के समय में भी आपके उल्लेखनीय प्रगति हुई। महाराणा प्रताप के समय 56 की पहाड़ियों में स्थित चावंड में चित्रकला का विकास हुआ। ठीक है, आपके जो मेवाड़ चित्रकला शैली है इसकी जो प्रसिद्ध कृति है आपकी ढोला मारू, 1592 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया। महाराणा अमर सिंह का काल, जो प्रताप के पुत्र थे, अमर सिंह का काल 1605 ईस्वी में चित्रित रागमाला है वो मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। तो आपसे पूछ ले कि भाई मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ रागमाला का चित्रण किसके समय, तो महाराणा अमर सिंह के समय 1605 ईस्वी में। रागमाला का चित्रण है वो निशारदीन नामक चित्रकार ने किया और इन चित्रों में भारत की 15वीं शताब्दी तक विकसित होने वाली पश्चिमी चित्रांकन शैली के अवशेष है वो आपको प्राप्त होते हैं। ठीक, चित्रकला की दृष्टि से आपका महाराणा जगत सिंह का जो काल है वो स्वर्ण युग माना जाता है। इस संबंध आपके साहिबदीन कलाकारों ने महाराणाओं के व्यक्ति चित्र है वो बनाए थे। 17वीं शताब्दी के अंत तक मेवाड़ शैली में बड़ा निखार आया और जगत सिंह प्रथम के समय राजमहल में आपके चित्तेरों की ओबेरी, तो ध्यान रखना भाई, जगत सिंह प्रथम के समय राजमहल में चित्तेरों की ओबेरी नाम से कला विद्यालय की स्थापना की गई, जहां चित्रकार आपके क्या बनाते थे, चित्र बनाते थे। इसे चित्तेरोरी ओबेरी को ही तस्वीरों कारखानों नाम से जाना जाता है और मेवाड़ शैली राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली रही। मेवाड़ शैली में शिकार के दृश्यों में त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया गया। तो ये ध्यान रखना, मेवाड़ शैली में आपको 3D देखने को मिलती है, तस्वीरों कारखानों, चित्तेरोरी ओवेरी, ये सारी चीजें आपको मेवाड़ की जो चित्रकला शैली है उसी में देखने को मिलती है। नाथ द्वारा शैली में आपके श्रीनाथ जी आकर्षण के प्रमुख केंद्र थे। जो आपकी मेवाड़ शैली है इसकी एक शैली थी नाथ द्वारा, है ना। तो नाथ द्वारा शैली में श्रीनाथ जी है वो आकर्षण के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ श्रीनाथ जी की विभिन्न झांकियों के चित्र आपको देखने को मिलते हैं। तो श्रीनाथ जी को यहाँ श्री कृष्ण का प्रतीक मानकर नाथ द्वारा में पूजा जाता है। इसी कारण विविध कृष्ण लीलाओं को चित्रों में अंकित करने की प्रथा वो आपको यहाँ देखने को मिलती है कि भाई पिछवाइयाँ, है ना। तो मेवाड़ के अंतर्गत नाथ द्वारा में आपके पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत प्रसिद्ध प्रमुख पीठ है, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्र परंपरा में नया इतिहास लेके आई है। ठीक है, श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे बड़े आकार के जो कपड़े पर पर्दे बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता है और जो नाथ द्वारा शैली की मौलिक देन है। वर्तमान में इस शैली में श्रीनाथ जी के प्राकट्य और लीलाओं से संबंधित आपके असंख्य चित्र व्यावसायिक दृष्टि से कागज और कपड़े पर बने हुए हैं। इस शैली की पृष्ठभूमि सघन वनस्पति दर्शाई गई है, जिसमें आपके केले के वृक्ष की प्रधानता दिखाई देती है। 18वीं शताब्दी में आपके जो नाथ द्वारा शैली है इसके चित्रों में अधिक कलात्मकता आई, परंतु बाद के चित्रों में व्यावसायिकता का अधिक फुट आ गया था। फिर अपन बात करते हैं देवगढ़ शैली। तो महाराणा जय सिंह है, उनके काल में रावत द्वारिकादास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने जो 1680 ईस्वी में स्थापित किया और उसके बाद में आपके देवगढ़ शैली का विकास हुआ। यहाँ के रावत 16वें उमराव कहलाते हैं, जिन्हें प्रारंभ से ही चित्रकला में गहरी अभिरुचि थी। देवगढ़ शैली में शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्ण लीला, इनके चित्र विशेष रूप से बनाए जाते थे। तो देवगढ़ में आपके शिकार, हाथियों की लड़ाई, राज दरबार का दृश्य, कृष्ण लीला, ये चित्र बनाए जाते थे। इस शैली के भित्ति चित्र अजारा की ओबरी, मोती महल देखने को मिलते हैं। इस शैली में आपका मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़ की समन्वित शैली के रूप में देखा जाता है। तो आपसे पूछ ले कि भाई देवगढ़ शैली है वो किन किन शैलियों का समन्वित, तो आपका मारवाड़, ढूंढाड़ और मेवाड़,
तो इन तीनों का समन्वित रूप जो आपको देखने को मिलता है वो किस शैली में? देवगढ़ शैली। और यहाँ आपको हरे पीले रंगों का प्रयोग सर्वाधिक, तो आपका मेवाड़ शैली में केले की वृक्ष की प्रधानता, ठीक है। और केले वृक्ष की प्रधानता के साथ साथ आपको ग्रीन प्लस येलो रंग है, इसका प्रयोग भी अधिक हुआ है। नेक्स्ट आपकी कौन सी? मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ जो जोधपुर वाला बीकानेर हो गया आपका, जोधपुर हो गया किशनगढ़। तो मारवाड़ शैली के विषय आपको मूल रूप से अन्य शैलियों से भिन्न मिलेंगे। यहाँ मारवाड़ी साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण अधिक हुआ है। जैसे आपका ढोला मारूरा दुहा, वेली कृष्ण रुक्मणी री, है ना, वीरम दे सोनगरारी बात, चंद्र कुंवर री बात, मृगावती रास, फूलमती री वार्ता, हंसराज बछराज चौपाई, ये इन साहित्यिक कृतियों के जो चित्र है वो आपको मारवाड़ चित्रकला के आधार रहे हैं। तो ध्यान रखना, साहित्यिक जो कृतियां हैं उनके चित्र या चरित्र मारवाड़ चित्रकला के मतलब वो आधार रहे। जो मारवाड़ चित्र शैली है इसमें प्रेमाख्यानों के नायक नायिकाओं के भाव भंगिमाओं के सुंदर चित्रण मिलते हैं आपको। 12 मासा चित्रण है वो उस समय की सांस्कृतिक परिवेश में नायक नायिकाओं के मनोभावों का सफल उद्घाटन करते हैं। मारवाड़ शैली में आपको लाल और पीले रंग का बाहुल्य मिलता है तथा हाशिए में आपको पीले रंग का प्रयोग किया गया है। वीर जी द्वारा रचित आपका 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली ऐतिहासिक महत्व है। जोधपुर शैली में एक मोड़ आपका महाराजा जसवंत सिंह के समय में आया, जब कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव आपको इस समय के जो चित्रों में देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी में आपको पता है कि मारवाड़ है वो नाथ संप्रदाय से प्रभावित रहा, अतः राजा मान सिंह के समय यहाँ चित्रकला मठों में परिभाषित हुई। जो नाथों के मठ थे ना, उनमें इस समय जो चित्र शैली है वो यहाँ परिभाषित हुई। मारवाड़ शैली के अंतर्गत आपकी बीकानेर शैली भी आती है, जिसका विकास 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ। बीकानेर शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ता कलाकारों को जाता है, जिन्होंने निरंतर अभ्यास और कला कौशल के कारण मुस्लिम कलाकारों को उस्ताद कहकर संबोधित किया जाता था। इन कलाकार बाद में क्या है कि कालांतर में इन उस्तादों को उस्ता कहा जाने लगा और इन्होंने उस्ता कला को जन्म दिया कि भाई ऊंट की खाल पर सोने का चित्रण क्या कहलाती है? आपकी उस्ता कला। तो पूछ ले कि ऊंट की खाल पर किया जाने वाले सोने को चित्रण को क्या कहते हैं? उस्ता कला कहते हैं, मथेरन कला, अजरक प्रिंट, मलीर प्रिंट, मतलब कुछ भी पूछ सके तो बता देना उस्ता कला। और इनके जो कलाकार है उनको उस्ताद, और फिर बाद में धीरे धीरे इनको उस्ता ही कहा जाने लगा। अकबर ने स्वयं अपने दरबार में इन उस्ता कलाकारों को सम्मानजनक स्थान दिया। महाराजा अनूप सिंह के काल में विशुद्ध बीकानेर शैली के दर्शन आपको देखने को मिलते हैं। इस शैली में आपको रसिक प्रिया, 12 मासा, भगवत पुराण के संबंधित चित्र आपको मिलेंगे। और बीकानेर शैली में मुगल शैली और दक्कन शैली का समन्वय आपको देखने को मिलेगा। तो बीकानेर शैली में किसका समन्वय? मुगल और दक्कन शैली, ठीक। फिर देखते हैं अपन किशनगढ़। तो ये किशनगढ़ शैली भी मारवाड़ शैली की उपशैली है। इस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव रहा सबसे ज्यादा। सामंत सिंह और नागरीदास अथवा नागरीदास एक ही व्यक्ति है भाई, इनके काल में इस स्वतंत्र शैली का विकास हुआ। नागरीदास के काव्य प्रेम गायन, बणी ठणी के संगीत प्रेम, कलाकार मोर्द ध्वज के चित्रांकन ने किशनगढ़ की कला को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है भाई। बणी ठणी, इस शैली का प्रमुख चित्र आपका बणी ठणी जो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बना हुआ था। तो नारी सौंदर्य है वो इस शैली की प्रमुख विशेषता रही है। राधा कृष्ण की प्रेम लीला इस शैली का लक्षण है। और काम और आध्यात्मिक प्रेम ने किशनगढ़ शैली की चित्रकला को जन्म दिया है, यानी आपका जीवन दान दिया है। किसने? काम और आध्यात्मिक प्रेम ने। फिर देखते हैं अपन हाड़ौती शैली। तो हाड़ौती में अपन बात करेंगे कोटा और बूंदी शैली के बारे में। तो बूंदी शैली पहले, तो बूंदी शैली ये पशु पक्षियों के चित्रण की बहुलता आपको बूंदी शैली में मिलेगी। यहाँ के शासक छत्रसाल ने प्रसिद्ध रंगमहल बनवाया जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली में ग्रंथ चित्रण और लघु चित्रों के माध्यम से इतना चित्रण हुआ है कि आज संसार भर के संग्रहालयों में बूंदी से जो शैली है इसके चित्रों की उपस्थिति मिलती है, ठीक है। तो बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने।
ठीक। तो बूंदी शैली है वो पशु पक्षियों की चित्रकारी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के शासक भाऊ सिंह की कला प्रियता ने संगीत, काव्य और चित्रकला को उत्कृष्टता प्रदान की। बाद में आपके बूंदी में उत्कृष्ट चित्र पर मिले। तो बूंदी शैली के अंतर्गत उमेद सिंह का जंगली सुअर का शिकार करते हुए बनाया गया चित्र प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ ले, उमेद सिंह का जंगली सुअर का जो चित्र है, शिकार करते हुए चित्र बनाया, वो कौन सी शैली का? तो बूंदी शैली का भाई, हाड़ौती में बूंदी शैली का। उमेद सिंह के काल में बूंदी शैली में मोड़ आया, जिसमें भावनाओं की सहजता और प्रकृति की विविधता देखने को मिलती है। पशु पक्षियों, सतरंगे बादलों और जलाशयों का चित्रण बहुलता से मिलता है आपको यहाँ। बूंदी शैली है वो मेवाड़ शैली से प्रभावित रही है। तो ये ध्यान रखना भाई, आपकी जो बूंदी शैली है, चित्रकला शैली, ये किससे प्रभावित रही है? मेवाड़ चित्रकला शैली से। ठीक। बूंदी में आपको राग रागिनी, नायिका भेद, ऋतु वर्णन, बारह मासा, कृष्ण लीला दरबार, शिकार, हाथियों की लड़ाई, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर देखते हैं अपन कोटा। तो ये आपकी शिकार शैली। ठीक है। तो यहाँ आपकी स्त्री आकृतियों का चित्रण है वो अत्यंत सुंदर हुआ है। बूंदी कलम की ही शाखा आपकी कोटा शैली का स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? राम सिंह को जाता है भाई। राम सिंह के पश्चात भीम सिंह ने कोटा राज्य में कृष्ण भक्ति के विशेष महत्व दिया, जिसके फलस्वरूप कोटा की चित्रकला में वल्लभ संप्रदाय का सब प्रभाव दिखाई पड़ता। कोटा शैली में राजा उमेद सिंह के शासनकाल में एक मोड़ आया और उनके शिकार प्रेम के कारण कोटा शैली के समय शिकार का बहुरंगी विविधतापूर्ण आपका चित्रण हुआ, जो कोटा शैली का प्रतीक बन गया। 1768 में डालू नामक चित्रकार के द्वारा रागमाला का सेट कोटा कलम का सर्वाधिक बड़ा रागमाला सेट है। तो डालू चित्रकार आपका कहां से संबंधित? कोटा से संबंधित है भाई। तो ध्यान रखना, कोटा शैली को किस नाम से जाना जाता है? शिकार शैली के नाम से। फिर आपकी देखते हैं ढूंढाड़ शैली, जिसमें आएगा आपकी जयपुर आएगा, शेखावटी आ गया, अलवर है ना, उनियारा है, अलवर, उनियारा, शेखावाटी। तो ये सारे आपके किस में आते हैं? ढूंढाड़ शैली। तो ढूंढाड़ शैली में सबसे ज्यादा मुगलों का प्रभाव रहा। रज्मनामा, जो क्या है, महाभारत का फारसी अनुवाद है अबुल फजल के द्वारा। तो रज्मनामा की प्रति अकबर के लिए इसी शैली के चित्रकारों ने तैयार की थी। इसमें 169 बड़े आकार के चित्र। आमेर शैली के प्रारंभिक चित्रित ग्रंथों में यशोधरा चरित्र है वो है। मानसिंह के पश्चात आपके मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर चित्र शैली के विकास में योगदान दिया। तो मानसिंह के पश्चात मिर्जा राजा जयसिंह है, उन्होंने आमेर चित्र शैली में विकास में योगदान दिया था। इस समय बिहारी सतसई पर आधारित आपके बहुसंख्य चित्र बने। आमेर शैली के चित्र रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक चित्रित ग्रंथों को देखने को ही मिलते हैं, कि रसिक प्रिया और कृष्ण रुक्मणी नामक चित्रित ग्रंथ है वो देखने को ही मिलेंगे। इनकी रचना आपके किसके द्वारा? मिर्जा राजा जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए करवाई थी। ठीक है। जयपुर शैली, तो वो तो थी ढूंढाड़ शैली। अब देखते हैं जयपुर शैली। तो जयपुर शैली का विकास सवाई जयसिंह के द्वितीय काल में, जब 1727 ईस्वी में जयपुर की स्थापना की गई थी, महलों हवेलियों का निर्माण के साथ, है ना। तो भित्ति चित्रण जयपुर की विशेषता बन गई थी। सवाई जयसिंह के जो उत्तराधिकारी थे ईश्वरी सिंह, इन्होंने समय साहिब राम नामक एक प्रभावशाली चितेरा था, जिसने आदमकद चित्र बनाकर चित्रकला की नई परंपरा डाली थी। ईश्वरी सिंह के पश्चात सवाई माधो सिंह प्रथम के समय गलता के मंदिरों का निर्माण, सिसोदिया रानी के महलों का निर्माण, चंद्र महल, पुंडरिक की हवेली, है ना, तो इनमें भी भित्ति चित्रण का कार्य हुआ। तो आपको बस आदमकद चित्र किनका बना था, किसने बनाया था, वो ध्यान रखना है बस। तो इसके पश्चात आपके सवाई प्रताप सिंह के समय की जो चित्रकला है वो विशेष उन्नति हुई, और इस समय आपके राधा कृष्ण की लीलाओं, नायिका भेद, राग रागिनी, बारह मासा आदि का चित्रण वो आपका मुख्यतः होता है। तो बड़े बड़े पोर्ट्रेट यानी आदमकद या व्यक्ति चित्र है वो आपके जयपुर शैली का प्रमुख विशेषता रही है, या भित्ति चित्रण जयपुर शैली की विशिष्ट देन रही। उद्यान चित्रण में जयपुर के कलाकार दक्ष थे, और जयपुर चित्रों में आपको हाथियों की विविधता देखने को मिलती है। तो जयपुर चित्रों में हाथियों की विविधता।
ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत ही आपकी एक शैली आती है अलवर शैली। तो इसका विकास राव राजा प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह और विनय सिंह के काल में देखने को मिलता है। तो अलवर की चित्रकला के उदय में विनय सिंह का वही योगदान है जो मुगल चित्रकला शैली में किसका योगदान है, अकबर का। इन्होंने राज्य के कला संग्रह को वैभवशाली बनाया। और इनके समय प्रमुख चित्रकार कौन थे, आपके बलदेव। विनय सिंह के ने आपके शेख सादी के गुलिस्तान की पांडुलिपि को बलदेव से चित्रित करवाया था। तो बलदेव जो चित्रकार था वो किससे संबंधित, आपके अलवर चित्रकला शैली है उससे संबंधित था आपका बलदेव। ठीक है, तो बलदेव से ही आपके शेख सादी के गुलिस्तान की पांडुलिपि को चित्रित करवाया था किसने, विनय सिंह। अलवर में आपको ईरानी, मुगल, जयपुर शैली का उचित समन्वय देखने को मिलता है। वेश्याओं के चित्र आपको केवल अलवर शैली में ही बने मिलते हैं, क्योंकि आपकी जो अलवर शैली है इसके ऊपर आपका सबसे ज्यादा प्रभाव किसका था, अंग्रेजों का। तो अंग्रेज तो प्रसिद्ध या तो वेश्याओं के चित्र आपको अलवर शैली में देखने को मिलते हैं। शिवदान सिंह के समय आपके काम शास्त्र के आधार पर चित्रण हुआ। मूलचंद नामक चित्रकार ने हाथी दांत पर चित्र बनाने में प्रवीण था। तो आपका मूलचंद भी कहाँ का व्यक्ति था, कहाँ का चित्रकार था, अलवर का, जिसने हाथी दांत पर चित्रण किया था। चिकने एवं उज्जवल रंगों का प्रयोग अलवर शैली में किया जाता था। और राजस्थान की विभिन्न शैलियों के मध्य अपनी कमनीय विशेषताओं के कारण अलवर शैली है उसके लघु चित्रण की अलग ही पहचान थी। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं उनियारा एवं शेखावाटी चित्र शैली परंपरा है वो ढूंढाड़ शैली की ही शाखाएं हैं। उनियारा शैली पर आपको जयपुर एवं बूंदी शैली का प्रभाव, तो आपसे पूछ ले उनियारा से जो चित्रकला शैली है उसके ऊपर किन 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 शैलियों का प्रभाव, तो जयपुर और बूंदी। तो नरूका ठिकाने के वंश ने इस शैली के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। और इस शैली के श्रेष्ठ आपके कलाकार थे धीमा, मीरबख्श, काशी और रामलखन और भीम, है ना। तो ये आपके श्रेष्ठ कलाकारों को ध्यान रखना है उनियारा वाले। तो जैसे आपकी जयपुर शैली है वो भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रभाव आपके शेखावाटी के ऊपर, कि भाई जयपुर शैली है उसमें भी भित्ति चित्रण आपका आरायस, आला गिला, पणा इसका प्रभाव था। उसी प्रकार जो भित्ति चित्रण का सर्वाधिक प्रभाव किस शैली पर पड़ा, शेखावाटी पर। 19वीं सदी के मध्य से लेकर आपके 20वीं सदी तक प्रारंभ तक शेखावाटी के श्रेष्ठ जनों ने बड़ी बड़ी हवेलियां बनाकर इस कला को प्रोत्साहन और प्रश्रय प्रदान किया था। जैसे आपके नवलगढ़, रामगढ़, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, बिसाहू, है ना। इन स्थानों का जो भित्ति चित्रण है वो विशेष दर्शनीय है। फतेहपुर स्थित आपके गोयनका की हवेली वो भित्ति चित्रों की दृष्टि से उल्लेखनीय है। तो गोयनका हवेली आपकी फतेहपुर में। कंपनी शैली का प्रभाव आपको हवेली चित्रणों में देखने को मिलता है। शेखावाटी शैली में आपको तीज त्योहार, होली, दीपोत्सव के उत्सव, शिकार, महफिल, नायक नायिका, अन्य श्रृंगारी भावों का अंकन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी अपनी कुछ चित्रकला शैलियां। तो चित्रकला शैलियों में आपको मेवाड़, है ना, इसकी कौन कौन सी है वो, प्लस आपको मारवाड़, मारवाड़ की भी 3 है तो इनके बारे में। फिर आपको ढूंढाड़, तो ढूंढाड़ वाली कौन कौन सी आपकी, जयपुर होगी, है ना, जयपुर है आपकी, उनियारा है, अलवर है, शेखावाटी है। फिर आपको हाड़ौती, तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी, तो उनके बारे में आपको थोड़ा ढंग से ध्यान रखना है। इन शैलियों के बारे में पूछ सकता है बंदा। ठीक, ये कुछ आपके अभ्यासार्थ प्रश्न है कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, किलों का सिरमौर आपका कौन सा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। किस दुर्ग को बख्तरबंद कहा है, रणथंभौर दुर्ग को। जल दुर्ग यानी आपका जो जल में स्थित होगा, अग्रोण दुर्ग है वो आपका जल में स्थित दुर्ग है। लोहागढ़ दुर्ग आपके जो भरतपुर वाला दुर्ग है उसको लोहागढ़ दुर्ग, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया था। कैला देवी का मंदिर आपका कहाँ है, कैला देवी करौली में। जैन धर्म से संबंधित आपका कौन सा मंदिर है, तो रणकपुर में आपके जैन मंदिर है, चौमुखा जैन मंदिर। किराड़ू के मंदिर कहाँ स्थित है, आपके बाड़मेर में। पिछवाइयां चित्रांकन है वो किस शैली की विशेषता, नाथ द्वारा शैली की आपकी पिछवाई चित्रांकन जो वल्लभ संप्रदाय, है ना। बनी ठनी किस चित्रकला की, तो किशनगढ़ की जो नागरीदास सावंत सिंह, मोरध्वज, निहालचंद की एक विशिष्ट कृति थी आपकी बनी ठनी। पटवों की हवेली, तो पटवों की हवेली आपकी जैसलमेर में स्थित है भाई। ठीक है,
तो इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने सोल्व करवा दिए। अब आपको जो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्लस निबंधात्मक क्वेश्चन है वो आपको एक नोटबुक में सोल्व कर लेने हैं, जिससे जब भी आप पढ़ो तो आपके सामने ये जो चैप्टर है ना पूरा क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आ जाएगा कि भाई जैसे कटारगढ़ क्या है, तो आपका कटारगढ़ क्या है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर राणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया अपना निवास स्थान, जिसे मेवाड़ की आंख भी बोलते हैं, वो कटारगढ़ है। ठीक है, तो ये कटारगढ़ हो गया। मैगजीन का किला आपका अजमेर वाला जो दौलताबाग किला भी बोलते हैं उसको, इसका निर्माण 1570 में जब नागौर दरबार लगाया जा रहा था तब अकबर के द्वारा। धानवन दुर्ग जिसके चारों ओर आपका मरुस्थल स्थित हो वो धारवन दुर्ग। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सारे क्वेश्चंस को आपको करने हैं। ठीक, जैसे बूंदी शैली की कोई दो विशेषता, जैसलमेर, फिर लघुतरात्मक, इनको आपको 50 वर्ड में। ठीक, और बाद में आपके जो निबंधात्मक क्वेश्चन है इनको आपको 100 से 120 वर्ड में क्वेश्चंस को करना। ठीक, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, मिलते हैं कल शाम को, है ना। तो सारे लोग भाई जिस हिसाब से मैंने बताया है कि ये क्वेश्चंस वगैरह को सारे लोग सोल्व कर लेना। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके कमेंट है वो क्लियर कर दूँ, कमेंट में आपको बता दूंगा।